हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे? तो चलिए देखेंगे आज से हम लोग ज्योग्राफी एक्सरसाइज 1 देखेंगे। ये पूरा बुक का नाम है हमारी दुनिया। हम देखेंगे इसमें कि दुनिया में क्या क्या कैसे कैसे है सब। सबसे पहला चैप्टर का नाम है हमारा, देखिए, इकाई 1 संसाधन। फर्स्ट चैप्टर का इसमें नाम है संसाधन। समझिएगा ध्यान से। अच्छा, संसाधन का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? संसाधन का मतलब ईंधन नहीं होता है कि कुछ झोंक के खाना बना दिए हो तो वो संसाधन कहलाएगा। संसाधन वो चीज है जिससे हमारा काम आसान हो जाए, जिसका प्रयोग करके हम और काम को आसान कर लेते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी चीजों को संसाधन कहा जाता है। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी चीजों को क्या कहा जाता है? संसाधन। जैसे कलम भी एक संसाधन है। क्या करता है ये? लिखने के काम आता है। घर एक संसाधन है। हम भी एक संसाधन है। आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी मेरे लिए एक संसाधन है। कुछ पैसा दे देते हैं। यहाँ पे बल्ब एक संसाधन है, बोर्ड संसाधन है, बेंच संसाधन है। जितना भी चीज दिख रहा है जिससे हमारा काम आसान हो जाता है, जिससे हमारा आवश्यकता होता है, वो क्या होता है? वो संसाधन। जैसे ये टेबल है, मिट्टी है, पानी है, ये सब हमारे लिए क्या है? संसाधन है। मनुष्य किसी भी वस्तु को जब अपने उपयोग में लाता है तो वह क्या कहलाता है? संसाधन। दुनिया का कोई भी वस्तु को अगर मनुष्य प्रयोग में लाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? संसाधन। समझ में आ रहा है? संसाधन। इसके बाद में किसी भी देश या क्षेत्र के विकास में संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संसाधन नहीं रहेगा तो कोई भी देश या क्षेत्र विकास कैसे करेगा? आपके पास कलमें नहीं हो, लिख पाइएगा? कॉपियां नहीं हो, लिख पाइएगा? तो कोई भी क्षेत्र के कोनो कोनो देश में सोना निकल जाए तो ऐसे ही अमीर हो जाएगा, कोयला निकल जाए ऐसा ही अमीर हो जाएगा। तो किसी भी देश या क्षेत्र के विकास में संसाधन जो है क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, उस क्षेत्र को अमीर ऐसा ही बना देता है वो। संसाधन होते भी हैं और बनाया भी जाता है। ये बढ़िया पॉइंट है। संसाधन होते भी हैं और बनाया भी जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे क्या हर कुछ बना करके, सब कुछ बना करके भगवान ने भेजे हैं? हम लोग अपने से ही बनाए? ये लकड़ी भेजे हैं भगवान। प्रकृति द्वारा हमें लकड़ी मिलता है। ये तो मानव बनाया हुआ है ना, मानव का। मेज, कलम तो होता है मानव बनाता है। तो संसाधन होते भी है। अब पेड़ पौधा है, आपको आम खाना होगा तो आम तो आदमी बना नहीं सकता है, तो आम तो बना बनाया मिलता है। लेकिन अचार बनाना होगा तो मानव बनाएगा। तो संसाधन होते भी हैं और बनाया भी जाता है। कुछ संसाधन होते भी हैं और बनाया भी जाता है। इतना समझ में आ गया? चलो लिख लीजिए। लिखते वक्त ये सब फोटो नहीं उतारना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में होता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या हुआ? भगवान का बनाया हुआ, जो हमें बना बनाया मिलता है। जैसे पानी है, हवा है, पेड़ पौधे, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब बना बनाया मिलता है। इसमें कोई हम लोग का हाथ नहीं। मिट्टी है, पहाड़ है, पत्थर है, ये सब बना बनाया मिलता है। इसमें हम लोग कुछ भी मेहनत करते हैं। तो इसी को कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन कहलाती। हम लोग को भी भगवान बनाए हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त हम लोग भी हैं, तो हम लोग भी कौन सा संसाधन में आएंगे? प्राकृतिक। दूसरा होता है मानव संसाधन। खुद आदमी भी संसाधन है। खुद आदमी भी क्या है? संसाधन है। और मानव निर्मित संसाधन।
मानव का बनाया हुआ, जो मानव खुद बना दिया है उसको कहा जाता है मानव निर्मित। जैसे ये देखो, ये जितना भी है प्राकृतिक संसाधन है, ये पेड़ हो गए, हिरण हो गए, फूल फल पानी, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। इसमें हम लोगों का कोई हाथ नहीं है। ये मानव संसाधन है। दुनिया का कोई भी जीव जंतु आदमी ये सब किस संसाधन में आएंगे? मानव संसाधन में आएंगे। ये कौन सा संसाधन है? मानव निर्मित। बल्ब तो भगवान नहीं बनाए, बल्ब तो प्रकृति का बना हुआ नहीं है। टेबल कुर्सी टेबल कुर्सी कलम कापी कुर्ता सब ये सब कौन बना दिया है? आदमी बनाया है। तो इसको कौन सा कहा जाता है? मानव निर्मित। यूज में तो आता है ना। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है रिमार्क्स। देखिए आप लोग का रिमार्क्स हमेशा लिखाएगा। रिमार्क्स मतलब होता है टिप्पणी। अच्छा ये एक बात बताइए, भूमि में और मिट्टी में क्या फर्क है? भूमि और मिट्टी में क्या फर्क है? देखने में तो एक जैसा लग रहा है कि जमीन, भूमि, मिट्टी एक ही चीज नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। भूमि किसको कहा जाता है? भूमि अगर कहेंगे तो ओकरा में तालाब, पोखरा, पहाड़ कुछ भी आ जाएगा। जैसे भारत की भूमि अब भारत की मिट्टी, दोनों चीज अलग है। समझिए यहां पे है सब। भूमि के अंतर्गत क्या क्या आता है? पर्वत, पठार होना चाहिए यहां पे, पठार, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, दलदली भूमि। दुनिया का कुछ भी चीज ले लो। जैसे आप जमीन खरीदते हैं, कोई जमीन खरीदा, ओकरा में पेड़ होगा, उसमें तालाब होगा, तो सब उसी का हो जाता है, वो भूमि के अंतर्गत चला गया। और मिट्टी कोई कहेगा तो मिट्टी कई प्रकार का होता है। केवल माटी को मिट्टी कहेंगे हम। ट्रैक्टर से बोलते हैं मिट्टी गिरवाना है, ये नहीं कहता आदमी कि भूमि गिरवाना है। ट्रैक्टर से गिरता है ना तो कहता है मिट्टी गिरवाना है। तो मिट्टी गिरवाना है तो अगर ओकरा में वो मिट्टी निकालते उसमें कहीं सोना वोना निकल गया तो वो अपना ले लेगा, क्योंकि अब मिट्टी खरीदे हैं, सोना नहीं। तो मिट्टी के अंतर्गत देखो जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली एवं अन्य सभी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती। भूमि कहेंगे तो क्या समझोगे कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा धरती, उसमें कुछ भी आ सकता है, झरना, तालाब, पोखरा कुछ भी आ जाए, उसको क्या कहा जाएगा? भूमि। अब मिट्टी कहेंगे तो क्या समझना है कि जलोढ़, लाल, मिट्टी का प्रकार, जय प्रकार का मिट्टी है वो क्या कहलाएगा? मिट्टी। जल के अंतर्गत क्या क्या आता है? अगर जल कहेंगे तो जल में नदी आ जाएगा, झील, तालाब, सागर, महासागर, ये सब किसके अंतर्गत आता है? जल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? जल के अंतर्गत। इसके बाद आता है खनिज संसाधन के अंतर्गत। खनिज मतलब क्या होता है? देखिए खनिज का मतलब हम लोग दवाई समझ लेते हैं, दवाई नहीं होता है। खनिज का मतलब होता है कि जैसे आप किसी जमीन में से कुछ धातु वाला नहीं तो कुछ अधातु वाला चीज निकलने लगना। जैसे आप जमीन खान रहे थे सोना निकल गया, तो जो सोना मिल के आएगा वो फ्रेश सोना नहीं आएगा, उस अशुद्धि के साथ आता है। उस सबको मिला करके क्या कहा जाता है? खनिज। जैसे लोहा निकलने लगा, तांबा निकलने लगा, मैग्नीज निकलने लगा, ये सब निकलता है जो साथ में अशुद्धि के साथ में, उसको खनिज कहा जाता है। अच्छा घी बनता है तो घी किस चीज से बनता है? दूध से। दूध को प्रोसेस करके दही बनाया जाता है, और दही को फिर अपकेंद्रीकरण करके उसका उसमें से मक्खन निकाला जाता है। फिर मक्खन को, क्या मक्खन घी है? नहीं, मक्खन को फिर गर्म किया जाता है आग पे, तब क्या बनता है? घी। तो वैसे ही है, वो मक्खन जो निकला घी के साथ निकला था, लेकिन उसमें अशुद्धि था, अशुद्धि था अभी। तो इसी को खनिज, अशुद्धि के साथ कुछ निकल जाएगा तो उसी को क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिज। चलो बताओ, भूमि अगर कहेंगे तो पूरा धरती, कुछ भी आ जाए उसमें। इसके बाद अगर मिट्टी कहेंगे तो केवल मिट्टी, जितना प्रकार का मिट्टी है वो सब। अगर हम जल कहेंगे तो इसके अंतर्गत नदी, तालाब, झील, सागर, महासागर सब आ जाएगा। खनिज संसाधन कहेंगे तो क्या आएगा? सब प्रकार के खनिज, दुनिया का कोई भी खनिज।
जैसे तांबा, मैंगनीज, लोहा, अयस्क। जैविक संसाधन कहेंगे अगर तो सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बड़े बड़े जीव जंतु तक, यानी छोटा कोरोना से लेकर के अब बड़का हाथी तक, डायनासोर तक, व्हेल तक, ये सब का इसमें से आ जाएंगे जैविक संसाधन। दुनिया का कोई भी जीव जंतु को कहा जाएगा जैविक संसाधन। इतना समझ में आ जाएगा? चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है, अब हम लोग पहला पढ़े थे प्राकृतिक संसाधन, अब आता है कौन सा संसाधन? मानव संसाधन। कौन सा संसाधन? मानव संसाधन। मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। सही है? मानव ही है जो संसाधनों का निर्माण भी करता है, उपयोग भी करता है। दुनिया का कोई भी चीज जो बनाया है, टेक्नोलॉजी वगैरह बनाया, किसके द्वारा बनाया हुआ है? मानव के द्वारा। तब मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। मानव में संसाधनों को उपयोग करने की क्षमता है, उसके दिमागी एवं शारीरिक क्षमता एवं कौशल से विकसित होती है। आपको पता है ना कि कोई भी संसाधन यूज करने के लिए माइंड चाहिए, दिमाग, और दिमाग नहीं रहेगा। जैसे हम लोग हम लोग सूरज के किरण का यूज कर सकते हैं गर्मी में, किस चीज से? बैटरी चार्ज कर सकते हैं उससे, क्या लगा करके? सोलर प्लेट। लेकिन अगर हमारे पास सोलर प्लेट ही नहीं रहे तो किसी काम का है? वो किसी काम का नहीं है, क्या करेगा? तो वैसे ही उसको यूज करने के लिए तकनीक चाहिए। देखो, मानव उपयोग करने के लिए दिमागी, शारीरिक क्षमता में कौशल विकास, सब दिमाग चाहिए, तकनीक चाहिए उसको यूज करने के लिए। दिमाग से उसको कैसे हम खींचें। पानी धरती के अंदर था ना, धरती के अंदर था। पहले पानी पीने के लिए क्या किया जाता था? वर्षा वगैरह का, तालाब का, कुआं का पानी पीता था आदमी। धरती के अंदर का पानी हम लोग मोटर डाल के निकाल लेते हैं ना। दिमाग लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा कोई? तो ये मानव संसाधन है। मानव क्या करता है? ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण भी करता है और उपयोग भी करता है। इसके लिए किस चीज का जरूरत होता है? दिमाग का, कौशल का, तकनीक का। जिस प्रदेश या देश की जनसंख्या में शारीरिक श्रम के बजाय तकनीकी उपकरणों के प्रयोग उपयोग अधिक होता है, वह संसाधनों का उपयोग ज्यादा होता है और वह प्रदेश विकसित होता जाता है। इसके विपरीत परिस्थिति वाले प्रदेश पिछड़े देश माने जाते हैं। मान लीजिए आपके पास सब कुछ भरल है और आपको यूज करने नहीं आ रहा है, यूज करने के लिए कोई तकनीक नहीं है, तब पिछड़े हैं आप, पीछे रह जाएंगे ना। अफ्रीका महादेश पिछड़े होने की मुख्य कारण वहां की तकनीक की कमी है। अफ्रीका महादेश पिछड़ा है। जैसे आप बताते हैं कोई भी चीज, मान लीजिए आपके पास, आपको पता है ना, बैंक चेक देता है, चेक। अब मान लीजिए चाहे एटीएम मशीन, एटीएम देखे होंगे, एटीएम कार्ड एगो आता है प्लास्टिक का। अब एटीएम कार्ड के यूज करने के लिए आपको एक चीज चाहिए, एटीएम मशीन। अगर मशीनें ना होती किसी काम का है? फोन पे से पैसा एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है ना। इंटरनेट ना हो तो चला जाएगा। तो बहुत चीज के होने के लिए वही अगर कोई देश है वो अपना टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बहुत आगे बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि वो संसाधनों का प्रयोग अच्छा से किया है, दिमाग का अच्छा से प्रयोग किया है। एक कहानी है, बता देते हैं। देखो, एक बुढ़िया थी, उनका एक बेटा था, उनका एक बेटा था और वो कमाने के लिए विदेश चला गया। बोला मम्मी हम विदेश जा रहे हैं कमाने के लिए, क्योंकि हमको यहाँ पैसा नहीं मिल पा रहा है, हम लोग खर्च कैसे चलेगा। तो बुढ़िया चला गया। बुढ़िया के पास जितना पैसा था उतना से बेचारी जितना दिन खाना खाना था खाई। अब खाना नहीं मिल रहा था, पैसा खत्म हो गया, तो वो भीख मांगने लगी। और भीख मांग मांग करके खाती थी। किसी ने कहा कि अम्मा तेरा बेटा तो बिल्कुल नालायक निकला, वो गया और तुमको वो कुछ पैसा ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं भेजता है, फोन भी नहीं किया तुम्हारे को, तुमको पूछता भी नहीं है, छोड़ दिया। बोले कि ना बेटा, वो हमेशा चिट्ठी लिखता है, वो हर महीने चिट्ठी लिखता है। तो बोले कि चिट्ठी क्यों लिखता है, पैसे नहीं भेजता है? नहीं पैसे नहीं भेजता है, चिट्ठी लिखता है, रंग बिरंगा पता नहीं कागज वगज भेजता है, सब हमको समझ नहीं आता है, हम उसको संभाल कर रख देते हैं। तो आदमी बोला कि चलो तो दिखाओ तो थोड़ा।
वो ले गई, उसको कागज दिखाई, वो कागज दिखाई तो उसमें हर महीने बेचारा उसका बेटा 10-10 हजार का ड्राफ्ट भेजा था। एक ड्राफ्ट बनता है बैंक से, वो 10-10 हजार का ड्राफ्ट भेजा था। वो बुढ़िया को समझ नहीं आ रहा था कि ड्राफ्ट से पैसा निकलेगा, बैंक में ले जाएंगे तो उसको टांग के भीख मांग रही है। इसी को कहा जाता है उपयोग। आपको उपयोग नहीं करने आएगा तो कोई भी संसाधन किसी काम का नहीं है। अब अनपढ़ आदमी को मोबाइल दे दो एंड्रॉइड, उसको चलाने ही नहीं आ रहा, तो क्या उपयोग कर पाएगा? तो संसाधन का उपयोग करने के लिए क्या, किस चीज की जरूरत होना चाहिए? दिमाग का, शारीरिक क्षमता का और कौशल विकास का। अच्छा, शारीरिक मेहनत करने से कोई भी देश बड़ा नहीं हो जाता है। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है मानव निर्मित संसाधन। मानव अपने उपयोग में लाने के लिए और अपने कार्य को आसान करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाता है। इन्हीं वस्तुओं को मानव निर्मित संसाधन कहा जाता। मानव संसाधन अलग है। मानव संसाधन में माइंड वाला मानव हो जाएगा, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम एक मानव संसाधन है। आप लोगों को नौकरी लग जाएगा, आप लोगों का, तो आप लोग जैसे कि मेरे पास आप नौकरी करने आ जाइए, तो हम आपको बस संसाधन जैसा यूज कर सकते हैं। आपका माइंड का यूज कर रहे हैं। तो वैसे ही कहीं भी चले जाइए तो आपका जो नौकरी लगता है उसमें आदमियों को नहीं लेता, हमारा नौकरी लग जाएगा, हम चले गए अमेरिका कहीं भी काम करने के लिए, तो वो हमारे माइंड को यूज करेगा, तो हमको एज ए संसाधन रखेगा। वो हमारे शरीर से मतलब नहीं है, उसके माइंड से मतलब है। तो वैसे ही मानव निर्मित संसाधन किसको कहा जाएगा? जितना भी मानव अपना संसाधन बना लेता है। देख लो ये सब किसका बनाया हुआ है? मानव का। तो ये सबको क्या कौन सा संसाधन कहा जाएगा? मानव निर्मित। चलो बताओ संसाधन कितने प्रकार का हुआ? 3, प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित। प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित। क्या भूमि और पृथ्वी, भूमि और मिट्टी एक ही है? नहीं, भूमि के अंतर्गत सब कुछ आ जाएगा और मिट्टी के अंतर्गत सिर्फ मिट्टी आएगा, बाकी कुछ नहीं। चलिए लिख लीजिए इसको। अब आता है, देखिए, प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधन इतने प्रकार का नहीं है, बहुत प्रकार का है। अभी प्राकृतिक संसाधन जो है केवल इतने प्रकार का नहीं है, इससे आगे भी बढ़ा। प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया गया है। पहला, विकास एवं उपयोग के आधार पर। मानव निर्मित संसाधन को अब अलग नहीं किया गया, प्राकृतिक संसाधन को अलग किया गया है। कैसे कैसे किया गया है? वर्गीकरण बहुत आधार पर किया गया है। विकास एवं उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण मतलब प्राकृतिक संसाधनों को फिर बांटा गया है। कितने आधार पर बांटा गया है? 5 आधार पर। कौन कौन सा? विकास एवं उपयोग, उसका विकास कैसन है, उपयोग कैसन है। दूसरा किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, वो उत्पन्न कैसे हुआ है, उत्पन्न कैसे हुआ है। तीसरा, उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। चलिए बारी बारी से हम लोग पांचों पढ़ेंगे कि कैसे कैसे संसाधन उपलब्ध है। विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। विकास और उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। एक होता है वास्तविक संसाधन और दूसरा होता है संभाव्य संसाधन। चलो बोलो, वास्तविक संसाधन और दूसरा कौन सा है? संभाव्य। अब क्या है वास्तविक संसाधन और क्या है संभाव्य? लिखिए इतना पहले। देखिए वास्तविक संसाधन क्या है? जिन संसाधनों का उपलब्धता या कुल मात्रा ज्ञात है तथा जिन्हें वर्तमान समय में उपयोग में लाया जा रहा है उसे वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे कुछ कुछ संसाधन हम लोग को ज्ञात है, जैसे हम लोग को ये, आप लोगों में से हर किसी को ज्ञात होगा कि नीचे पानी, पूरा धरती पर जमीन कितना है सबको पता है। ऑक्सीजन कितना है? 21%। CO2 कितना है? 0.02%। नाइट्रोजन कितना है? 78%। ये पूरा ज्ञात है, ज्ञात है ना, पता है पूरा। जिसे आपके पास पैसा है पॉकेट में तो पता है ना कितना पैसा है, पता है ना।
तो वैसे ही जो संसाधन पूरा तरह से ज्ञात है, हमरा पता बा कि बस उतने बाई, और उपयोग हो रहा है अभी, तो उसी को कहा जाता है वास्तविक संसाधन। आया समझ में? क्या करें हम? जो पता है कि कितना है और उपयोग में लाया जा रहा है, उसको क्या कहा जाएगा? वास्तविक संसाधन। जैसे पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, जो पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम है जो यूज हो रहा है, आज सीएनजी वगैरह चलने लगा। सीएनजी के बाद में बैटरी वाला गाड़ी आया। क्यों आया? क्योंकि पेट्रोलियम कुछ न कुछ दिन में क्या होगा? खत्म होगा। क्योंकि पता चल गया है कि कितना है, पता चल गया है कि कितना है, वो खत्म होगा ही होगा, कोयला खत्म होगा ही होगा। तो इसका पता चल गया, जिसका अंत पता चल गया, उसी को कहा जाता है वास्तविक संसाधन। ऑस्ट्रेलिया का सोना पता चल गया है कि कितना है, उपयोग में भी आ रहा है अभी, इसको क्या कहा जाएगा? वास्तविक संसाधन। झारखंड का अभ्रक, ये झारखंड का ये अभ्रक होता है। अभ्रक जानते हैं क्या? किरकिरी क्यों कहा जाता है? मुझे ना फेंक देते मुंह पे, एकदम चमकने लगता है, तो किरकिरी क्यों कहा जाता है? झारखंड का अभ्रक, राजस्थान का तांबा, मध्य प्रदेश का मैग्नीज। तो वास्तविक संसाधन किसको कहा जाएगा? जो पता है। जैसे कि कलम में कितना इंक है ये पता है ना, कितना देर तक चलेगा ये भी जानते होंगे, तो इसी को क्या कहा जाएगा? वास्तविक संसाधन। आ जाएगा समझ में? चलिए लिख लीजिए। अब आता है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन किसको कहा जाता है समझते हैं। जिन संसाधनों का न तो कुल मात्रा ज्ञात है और न ही वर्तमान में इनका उपयोग हो रहा है। हमको पता भी नहीं है कि वो कितना है, पता भी नहीं है कि वो कितना है, और न ही उनका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में उपयोग होने की संभावना है। ये पता है कि हम तुम्हें भविष्य में उपयोग करेंगे, तो इसी को कहा जाता है संभाव्य संसाधन। जिनका उपयोग अभी हो रहा है उसको कहा जाएगा वास्तविक संसाधन, और जिसका उपयोग अभी भविष्य में करेंगे उसका कुल मात्रा भी हमको पता नहीं है कि वो है कितना असली में, तो उसको क्या कहा जाएगा? संभाव्य संसाधन। जैसे केरल में पाया जाने वाला थोरियम, केरल में थोरियम बड़ी पाया जाता है, लेकिन अभी तक उसका भंडार का पता बढ़िया से चल नहीं पाया है। दूसरा चीज, वो कितना है वो पता नहीं चल पाया है, अभी तक हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, संभाल के रखे हैं कि रुक रुक बचा लिए तरह के। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, लद्दाख है पहाड़ी क्षेत्र है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, ये दोनों जगह पे बहुत ज्यादा यूरेनियम है, जिसके बारे में हमको पता है कि वहां पे यूरेनियम है, लेकिन अभी तक उसका यूज नहीं हो रहा है। तो कौन सा संसाधन में चला जाएगा? वो संभाव्य संसाधन। अब देखो, सूर्य की गर्मी, हम बताए थे कुछ देर पहले ही कि सूर्य से हम लोग एनर्जी ले सकते हैं। समुद्री लहरें, पवन, भूमि के अंदर व्याप्त ताप, आपको पता है जमीन के अंदर बहुत सारा वो ताप रहता है, बहुत गर्म है नीचे का पार्ट, आप जितने नीचे चलते जाओगे खूब गर्मी होगा आपको। ये सब संभाव्य संसाधन थे। पहले सोलर प्लेट नहीं होगा तो सूर्य का प्रकाश का कोई भी यूज होगा? अब तो सोलर कुकर आ गया है। सोलर कुकर अब घामा में ले जाकर रखाओ, कुकर को खाना बना देगा, वो दाल पका देगा, वो वहीं सीटी मारेगा, वो जो बैठ के सुनेंगे, हाँ एगो दूगो तीन गो, चल ले चल हो गई। तो पहले ये सब जो सूर्य का गर्मी था, समुद्री लहर, समुद्री लहर जानते हैं कि जितना भी समुद्र वगैरह में पानी बहता है उस सबसे बिजली बना लिया जाता है। सबसे क्या बना लिया जाता है? बिजली। धरती के अंदर जो तापमान है, पाइप लगा करके उसको खींचता है अब आदमी, खींच करके टरबाइन चलाकर बिजली बना लिया जाता है। सूर्य के प्रकाश से हम लोग सोलर सेल का यूज करके, सोलर प्लेट का यूज करके क्या बना लेते हैं? बिजली बना लेते हैं। तो ये सब पहले संभाव्य संसाधन थे, इनका यूज नहीं हो रहा था, लेकिन अब यूज हो रहा है। तो इसलिए अब क्या बन गए हैं? ये वास्तविक, अब यूज करने लगे ना हम लोग।
अब नॉर्मल रिमोट के बैटरी में भी सोलर प्लेट डाल के दे रहा है कि लीजिए बैटरी डालना नहीं पड़ेगा, ले जाके चार्ज कर लीजिएगा। हमारे माइको में रहता तो बड़ा बढ़िया रहता, लेके 2 घंटे घामा में रखाते रोज। सूर्य की गर्मी, समुद्री लहरें, ये सब पहले कौन सा संसाधन थे? संभाव्य संसाधन थे। लेकिन अब कौन सा संसाधन बन गए हैं? वास्तविक संसाधन बन गए हैं। चलिए लिख लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पढ़िए कौन कौन सा है? जैव संसाधन, अजैव। ये तो पढ़ने से लग रहा है। जैव सजीव चीज, प्रकृति के सजीव संसाधनों को जैव संसाधन कहा जाता है। प्रकृति में जो भी सजीव संसाधन है, जैसे देख लो पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु, आदमी, जितना भी ये सब जीवन है, सजीव जो भी होगा वो कौन सा संसाधन कहलाएगा? जैव संसाधन। कौन सा संसाधन है? जैव संसाधन। सजीव जो भी होगा वो कौन सा संसाधन कहलाएगा? जैव संसाधन। वहीं देखा जाएगा, अगर वहीं देखा जाएगा अगर प्रकृति में उपलब्ध निर्जीव पदार्थों को अजैव संसाधन कहते हैं। चलो बताओ, सजीव चीजों को कौन सा संसाधन कहा जाएगा? जैव। सजीव को कौन सा सीधा बैठो जी। सजीव को कौन सा संसाधन कहा जाएगा? जैव संसाधन। और निर्जीव चीजों को कौन सा संसाधन कहा जाएगा? अजैव संसाधन। निर्जीव चीजों को कौन सा संसाधन कहा जाएगा? जैसे देख लो खनिज, ये सब कौन सा संसाधन है? अजैव। सोलर प्लेट से यूज किया जा रहा है इसमें। ये देखो वायुमंडल में उड़ रहा है बेईमान, ये अजैव संसाधन है। ये पवन चक्की है, पवन चक्की, ये पता है बिजली बनाने के काम आता है। ये घूमता है ना, तो नीचे बिजली आखिर में जानते हो कैसे बनता है? हम लोग के पास जनरेटर वगैरह आता होगा, देखते होंगे कौन फंक्शन होता हो। जनरेटर में क्या पूरा जनरेटर बिजली बनाता है? नहीं। देखो जनरेटर ये हो गया ना, इसे तो एकरा में ई मशीन होता है, ये 10 का 8 का इंजन होता है जो चलता है। अब हमारा आगवा एकरा में एगो मशीन लगा रहता है यहाँ पे, उसको चलाने का जरूरत पड़ता है। ये आगे जो लगा हुआ है ना, तो उसको चलाने के लिए यांत्रिक चाहिए, हमें घुमाना की जरूरत है उसको। वही ये मशीनमा जब चलता है तो घूमता है, ये घूम करके इसके टरबाइन को चलाता है, यही चलाता है, तो यहां से ये चीज एनर्जी प्रकट करता है। आया समझ में? ये जो ये होता है ये। अब यहाँ पे जब ये पवन चक्की चलता है तो इससे भी क्या किया जाता है? इसमें चेन वगैरह जोड़ करके, सापट वगैरह जोड़ करके नीचे टरबाइन को चला दिया जाता है। तो जब घूमेगा तो बिजली उत्पन्न करेगा। पानी से बनता है ना बिजली, पानी से ये नहीं कि 1 गिलास पानी लिया बिजली बना दी कि लो 5 किलो बिजली बना दो, ऐसा नहीं है। तब तो सबको बल्टी बल्टी पानी भर के घरे अपन बिजली बना ली। वो बिजली वाले को हम लोग को पैसा देना ही नहीं पड़ता, भगाते लात मार के बाकी जले। हम लोग अपने से बल्टी बल्टी पानी से बिजली बनाते हैं अपन मोटर चालू करके, और वही पनिया से हम लोग फिर मोटर चला लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। देखो वो लोग क्या करता है, बिजली जो भी बनता है डैम पर बनता है। कहाँ बनता है? डैम पर बहुत ऊंचा पानी भरा रहता है। हम जैसे कि हर साल की भांति इस साल भी टूर पे ले जाएंगे तो आप लोग को बताएंगे, ठीक है, कि वो बिजली कैसे बनता है। और यहाँ पर जब ये पानी ऐसे गिरता है तो नीचे प्रेशर से पानी गिरेगा। अब प्रेशर से पानी गिरता है तो यहाँ पे कोई पंखा जैसा लगा देता है सब ऐसे, तो ये पंखवा नाचने लगता है। और जब ये नाचने लगता है तो ये करा के लोहा से जोड़ के हेने एगो जो जनरेटर में मशीनवा है वो हेने रखले रहता है। ई नाचता है तो हेकरो के नचा देता है, बस ना तो बिजली आने लगता है। हर जगह यही है, यही यूज किया गया है हर जगह। तो ये जितना भी है ये सब, हाँ, जीव चीजों को, सजीव चीजों को कौन सा संसाधन कहा जाएगा? जैव। निर्जीव चीजों को अजैव। जैसे खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील, ये सब अजैव संसाधन है ना, निर्जीव चीज है लेकिन यूज में आता है। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है, अब देखो उपलब्धता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं।
कुछ ऐसा भी संसाधन है, हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो मन करता है ना कि कभी खत्म नहीं होता, कितना अच्छा रहता, खाते रहते खाते रहते, सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, खत्म हो जाता है। लेकिन कल चला के पानी पीते हैं तो ये कभी नहीं सोचते कि खत्म हो जाता, वो खत्म हो ही भी नहीं करेगा, होगा खत्म। कल चला के एक आज एकदम कल के पास बैठ जाना, बोला कि आज पानी कुल तुर खत्म करके दे, कुल पानी पी जाए, चाहे कुल पानी गिरा दे, खत्म होगा कभी? वो खत्म नहीं होगा। वो कितना दिन से चल रहा है वो सही चल रहा है, कल बिगड़ जाएगा भले। कुछ चीज खत्म होता ही नहीं है, और कुछ चीज हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाता है? खत्म। जैसे पैसा है, खत्म हो जाता है, पॉकेट में 10 रुपया है तो कूद रहे हैं, जाके 2 कुरकुरा खा लिए, काम खत्म, अब मुंह लटका के बैठल है, पैसा नहीं गया। तो जो चीज कभी खत्म नहीं हो सकता है और एक बार खत्म होने के बाद भी दोबारा बन जाता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते, जो कभी खत्म ही नहीं होगा। खत्म होगा तो फिर से दोबारा क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा। जैसे बारिश होता है ना, बारिश होता है, एक समय के बाद फिर बारिश बंद हो जाता है, तो क्या अगले साल बारिश नहीं होगा? होगा। वो बादल में का पानी खत्म हो गया है, फिर गर्मी होगा, फिर पानी जहां कहां चला जाएगा? उड़ के ऊपर चला जाएगा, फिर बनेगा। वो बादल बनता है टूटता है, बनता है टूटता है, नवीकरणीय संसाधन है। क्या मिट्टी कहीं खत्म हो जाता है तो फिर सदा के लिए खत्म हो जाता है? देखे होंगे कहीं कहीं नाली वगैरह में जाम होते होते नाली भर जाता है। एक बार खत्म होने के बाद दोबारा बन जाए तो कौन सा संसाधन कहलाता है? नवीकरणीय। हम लोग का आइसक्रीम जो होता है, मिठाई अच्छा अच्छा खाते हैं, वो खत्म हो जाता है तुरंत, वो अनवीकरणीय है। अब ऐसे संसाधन जो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा नहीं बन सकते हैं, उसे कौन सा संसाधन कहा जाता है? अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता। जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, सूर्य का प्रकाश, ये सब कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय। समझ में आ गया? सीधा बैठो जी। जो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा बन जाए तो उसे कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। एक बार खत्म होने के बाद दोबारा बन जाए तो कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। नहीं बनेगा तो अनवीकरणीय। लिख लीजिए, देख लो, ये पानी ये कभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन ये एलपीजी घर सिलेंडर खत्म हो जाता होगा, अब पानी खत्म होता होगा, फट देने जाके कल पे चला के भर देते होंगे। अच्छा, पानी को ये खत्म होता है, घर टेंशन 1% का होता है, पापा को, मम्मी को, किसी को, और अपना घर के कलो बिगड़ जाए तो टेंशन नहीं होता, बगल सामान के लाइन। लेकिन गैस खत्म हो जाए तो देगा बगलोला, लेकिन ना बगल जले हमारे खत्म हो जी। तो इस सौर ऊर्जा है जो सूर्य से मिलने वाला एनर्जी है, कभी खत्म होगा? कभी खत्म नहीं होगा। पेड़ पौधे कभी खत्म होंगे? नहीं खत्म होंगे। लेकिन ये कोयला, ये खत्म हो जाएगा, कोयला एकदम खत्म हो जाएगा। पेट्रोल ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये पानी नहीं होगा। तो ये जितना भी है, कुछ कुछ नवीकरणीय संसाधन है और कुछ कुछ अनवीकरणीय संसाधन। हम लोग के पास भी जैसे कलम खत्म हो जाता है, कलम जो है खत्म हो जाता है, कॉपी खत्म हो जाता है, तो ये सब जो खत्म हो जाता है अनवीकरणीय है। कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय। लेकिन ऑक्सीजन जो हम लोग खींच रहे हैं अभी, वो खत्म होगा कभी? कभी खत्म नहीं होगा। जब तक पेड़ पौधा रहेगा तब तक ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा। अब देखते हैं वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जानते हो। कोई कोई चीज कहता है कि जानते रहे ऊर्जा के प्रसिद्ध है, जैसे भलुनी चले जाओ तो बंदर प्रसिद्ध है ऊर्जा के, भलुनी बंदर खूब मिलते हैं वहां पे। यहां भी आ गए हैं, अब लगता है हम लोग का भलुनी बन जाएगा, या हमारा तालाब नहीं भलुनी बोला जाएगा। अब लंका में चले जाओगे तो वहां पर राक्षस मिलते होंगे, मिलते होंगे ना। बिहार में बिहारी मिलते होंगे। बिहार के लिट्टी चोखा प्रसिद्ध है, लिट्टी चोखा। हाजीपुर का केला सुने होंगे, मुजफ्फरपुर का लीची प्रसिद्ध है। वो सब प्रसिद्ध का मतलब क्या हुआ? कि वहां पर ज्यादा मात्रा में मिलता। प्रसिद्ध का मतलब ये नहीं कि वहां पे जो आदमी बनाते होंगे, वहां पे ज्यादा मात्रा में मिलता है। जैसे हम लोग का रोहतास को चावल का कटोरा कहा जाता है, चावल का कटोरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चावल का खेती सबसे ज्यादा होता। केरल में चले जाओ, बहुत पढ़े लिखे लोग मिलेंगे,
सबसे ज्यादा शिक्षित जो राज्य है हम लोगों का केरल है। हम लोग के बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षित जिला कौन है बताओ? ये अपना रोहतास जिला नंबर 1 पे आता है शिक्षा के मामले में, पटना से भी आगे है। हम लोग नंबर 1 पे चलते हैं बिहार भर में, शिक्षा के मात्रा में मामले में 1 नंबर पे हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे रोहतास में पाए जाते हैं, भले कुछ लोग नहीं हैं। वितरण की दृष्टि से कुछ कुछ संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, जो हर जगह उपलब्ध है। हर जगह उपलब्ध है। बताओ क्या क्या है? पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, पत्थर, ये सब लगभग हर जगह उपलब्ध है। मिट्टी, पवन, सूर्य का प्रकाश, जल, ये सब क्या है? हर जगह उपलब्ध है। तो इसको कहा जाता है सर्वत्र उपलब्ध, हर जगह मिल जाएगा। अब भले लड़का क्या करता है कि घरे से जाता है, आजकल वो लड़का क्या कर रहा है, पानी भर के थर्मस में अब टांग के बैग में ले जाता है स्कूल में। अरे ससुरा तोरा को पानी ना मिली रे, है 2 थप्पड़ लगे इसको, लेकिन ना ले जाता है उसे। अब वैसा संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाया जाता है वो हर जगह नहीं मिलेगा। जैसे अब पूरा इधर एरिया में पत्थर लेना होगा तो हम लोग को अमरा तालाब करवंदिया ही आना पड़ेगा उनको, ये कहीं और नहीं है, हर जगह निश्चित है। जैसे कोडरमा में पाया जाने वाला अभ्रक, जादूगढ़ा में मिलने वाला यूरेनियम, छोटा नागपुर क्षेत्र में मिलने वाला कोयला, ये सब वहीं पाया जाएगा। जैसे झारखंड में कोयला मिलता है, झारखंड में कोयला मिलता है, तो ये सब निश्चित जगह पे मिलता है, ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। इसको कहा जाता है स्थानिक संसाधन। चलो बताओ, जो हर जगह मिल जाए उसे कौन सा संसाधन कहा जाएगा? सर्वत्र उपलब्ध। और जो किसी खास जगह ही मिल पाए, हर जगह है नहीं मिल पाए, तो उसको कहा जाता है? चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। स्वामित्व मतलब जैसे अच्छा कोई रोड वगैरह कोड़ता है, रोड वगैरह कोई कोड़े तो जाके आदमी उसको उतना डांटेगा, बोलेगा? गली कोई लगे कुदारी से कोड़ने, कोई डांटेगा बोलेगा ओकरा के? उतना नहीं बोलेगा, छोड़ देगा। लेकिन तुम्हारा घरवा कोई आके एक को कोई मार दे हथौड़ी से देवलिया पे, चल लगे तोड़ने, उठा पटक हो जाएगा कि नहीं? ऐसा काहे हुआ? रोडवा कोड़ रहा था तो कुछ ना कोई बोला है? ऐसा कहीं नहीं हुआ, क्योंकि रोडवा वो हमारा नहीं था, वो सबका है। रोड जो है वो, लेकिन घरवा हमारा है, घरवा हमारा है। वो तोड़ देगा तो मारेंगे, पटक देंगे उठा के उसको। यानी कि कुछ कुछ संसाधन निजी होता है, अपना होता है। यानी कि स्वामित्व मतलब होता है मालिकाना हक। हक के आधार पर संसाधन 3 प्रकार का होता है, एक निजी, अपना। जैसे तालाब, बाग, खेत। ये देखो हनुमान जी ये किसके बाग में खड़े हैं बताओ? लंका के रावण का। ये रावण का विशेष बगिया था, रावण का बगिया था। हनुमान जी दूसरा जगह जाके उथल पुथल मचाते, रावण बोलने नहीं आता। रावण का निजी था कि नहीं था? हाई देखो वहां से लोग फोटो खिंचवा रहे, फोटो खिंचवा रही है, तो फोटो खिंचवा रही है, एक और निजी इन लोगों का तालाब है। ये तालाब इसी का है, इसका निजी है, अपना है। तो अपना है तो नहीं बोलते हम अपन जाओ अपने बाबा के बगिया में, अरे अपना ही होता है ना। अभी जब बगल में जंगल था ना, उसमें सब कोई घुस जाता था, सब कोई घुसने नहीं देता, वो किसी का निजी था। तो जो संसाधन जब प्राकृतिक संसाधन पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है तो कौन सा संसाधन कहलाता है? निजी, अपना है। और जब किसी भी राष्ट्र या देश के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। दुनिया का कोई भी देश और राष्ट्र के अंदर, पूरा भारत में जो भी कुछ है वो सब किसका संसाधन है? राष्ट्रीय। हम लोग भी राष्ट्रीय। ऐसा नहीं है कि वो जो तालाब बाग है वो राष्ट्रीय संसाधन में नहीं आएगा, और राष्ट्रीय संसाधन में आएगा। सरकार चाहे तो उस पर आके कब्जा कर सकता है, वो राष्ट्र का है। हम लोग भी राष्ट्रीय संसाधन है,
हर कुछ राष्ट्रीय संसाधन है, मतलब राष्ट्र के, भारत के अंदर तुम कुछ भी ला दिए तो भारत का हो गया, तो भारत का हो गया। लेकिन भारत के अंदर में किसका है, तो निजी संसाधन कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन देखो क्या है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है। मान लो कि ये इंडिया है, तो ये इंडिया के जितना भी सीमा है, इंडिया का जितना भी कहीं ना कहीं सीमा होगा ना, ऐसा कुछ है ना, ये इंडिया है, इंडिया के जितना भी सीमा है, एकरा बाद 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र ये अपना कब्जा करके रखा है। कोई भी देश अपने सीमा रेखा के बाद 200 किलोमीटर के बाद अंतरराष्ट्रीय संसाधन में चला जाता। अब 200 किलोमीटर छेक लिया है से, एकरा बाद जो हेने बचल है उन्हीं से छेक लिया है। चलो मान लो कैसे करते हैं, देखो दिखा रहे हैं। मान लो कि एगो हेजा देश है, एगो हेजा देश है, 200 किलोमीटर का ये घेरा बना लिया, 200 किलोमीटर का ये घेरा बना लिया, ये 200 किलोमीटर, ये एक सीमा रेखा इतने था, असली में देश ये इतना ही था, देश इतना ही था, ये भी देश इतना ही था, ये 200 किलोमीटर का घेरा बना लिया। अब हेजा जो बच गया है ये वाला जगहिया, ये कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, अंतरराष्ट्रीय। एकर मान लो तुम्हारा घर है इतना में है, और तुम का किए कि 10 फीट एने से चारों ओर से घेर लिए, हेकरो घर होने था, आइयो 10 फीट चारों ओर से घेर लिया, अब हई जगह ये बच गया कि नहीं बच गया, तो ये अंतरराष्ट्रीय में चला जाएगा, ये अंतरराष्ट्रीय में चला जाएगा। तो देखो किसी देश के सीमा रेखा से 200 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जो खुद का निजी संसाधन हो उसे कौन सा संसाधन कहा जाएगा, निजी। देश के अंदर कुछ भी आ जाता है उसे कौन सा संसाधन, राष्ट्रीय। 200 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र को क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत, चले लिख लीजिए इतना। अब ये देख लो, ये इन लोग का निजी संसाधन है, ये हनुमान जी आप तोड़ रहे हैं, ये रावण का बगिया है, आपका नहीं है वो। अब भाई देखो ये सब जो देश के अंतर्गत सब जितना भी आता है ये सब कौन सा संसाधन कहलाएगा, राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा संसाधन कहलाएगा, ये सब राष्ट्रीय संसाधन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है कुछ रिमार्क्स यहां पे। किसी देश के सीमा रेखा से 19.2 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। सुनो अब, ये मान लो देश हो गया, ये देश का यहां से ले लो 19.2, फिर मान लो कि हेजा तक आ रहा है 19.2, हेजा तक आ रहा है 200, हेजा तक आ रहा है 200। तो देखो अब अपवर्जक क्षेत्र किसको कहा जाता है, जो भी मिसाइल वगैरह फोड़ना रहता है, जो भी एक्सपेरिमेंट होता है वो देश के बाहर होता है, देश के बाहर होता है, ताकि देश के देशवासियों को बीच, मतलब आपको भी बम पटाखा छोड़ना होगा, क्या घरवा में छोड़ने लगते हैं, इन्हीं के अंगने में फोड़ने लगे, अतनी आए पापा मार के कपार ऊपर खुल फोड़ दिए, नाक मुंह तोड़ दिए सब मार के, ऐसा नहीं। अब लेके गली में छोड़ते हैं, गली में भी ऐसे छोड़ते हैं जाकि दूसरा कोई के घर का दिक्कत ना हो, ऐसा जगह छोड़ते होंगे ना, कि ले जाके कोई के द्वार पर, अपन द्वार छोड़ के दूसरा के द्वार पर फोड़ दिए, वो आके कूट देगा। तो सुनो अब बताते हैं, मान लो कि यहाँ तक देश खत्म हो रहा है, तो यहां से 19.2 किलोमीटर तक ले लिया, आगे कितना तक ले लिया, 200 किलोमीटर तक ये लिया, 19.2 200। तो हई वाला जो क्षेत्र बच गया, इसी को कहा जाता है अपवर्जक क्षेत्र। याद हो जाएगा, किसी भी देश के सीमा रेखा से 19.2 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक क्षेत्र कहलाता। हो जाएगा याद, अपवर्जक क्षेत्र किसको कहा जाएगा, 19.2 से लेकर के, जैसे हैजा से देश खत्म हो रहा है, एक बाद 19.2 और ले लो, 19.2 तो हैजा आया, एक बाद हैजा से फिर 200 ले लो, तो जो हई वाला क्षेत्र है इसी को कौन सा क्षेत्र कहा जाएगा, अपवर्जक क्षेत्र। अगला एक और आता है पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय संसाधन को महासागरीय क्षेत्र भी कहा जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय जो भी संसाधन है उसे कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? महासागरीय क्षेत्र। याद हो जाएगा। अगला आता है कि क्या, मान लो कि ये हम बता रहे थे, चलो बताओ ये वाला कौन सा क्षेत्र है? अंतर्राष्ट्रीय। तो क्या कोई आके यूज कर लेगा इसको? नहीं, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुमति चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अनुमति चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरा देश जो भी जिसके भी कब्जा में है वहां से परमिशन लेना होगा आपको कुछ भी यहां करने के लिए, नहीं तो वो जाकर रोक देगा। यहां पर कुछ भी करने के लिए परमिशन चाहिए। किसका? अंतर्राष्ट्रीय अनुमति। जैसे कि मान लो कि पाकिस्तान है, अहने भारत है, अहनियों को तो कोई चीज है, मान लो अहने बांग्लादेश है, तो अब ये चारों अगर परमिशन देगा तभी आप या कुछ कर सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं। हटिए, कोई के कुछ काम नहीं होगा, खाली रहेगा। आ रहा है समझ में? तो कोई भी कुछ कर नहीं सकता है। कब तक? जब तक परमिशन उसको ना मिले तब तक। चलिए लिख लीजिए। अब सुनो, अच्छा एक बात बताओ, क्या हर जगह प्राकृतिक संसाधन बराबर बराबर है? नहीं, हर जगह प्राकृतिक संसाधन बराबर बराबर नहीं है। जैसे भूमि, मिट्टी, जल, जीव जंतु, वन, खनिज पदार्थ, सूर्य का प्रकाश, नदी, सागर, पवन इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण पृथ्वी पर समान रूप से नहीं है। यह हर जगह बराबर नहीं है, हर जगह अलग अलग है। इसका मुख्य कारण भूमि की बनावट है। आप चले जाइएगा तो पानी भी हर जगह बराबर फीट पे नहीं आता है। देहात क्षेत्र में जाइएगा तो पानी 20 फीट 30 फीट पे आने लगता है। हमारे यहाँ पर पानी 150 200 फीट, कहीं कहीं 250 300 फीट पे पानी आता है। तो बराबर हर जगह है नहीं है। अस्थल रूप की विभिन्नता के कारण पहाड़ों एवं पठारों पर वन का वितरण अधिक मिलता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के ढेर मिलते हैं। अब देखो, हमारे तरफ जमीन मिलता है ज्यादा, अगर यहीं रेगिस्तान में चले जाइएगा तो कुछ ही मिलेगा, खाली बालू। अगर वहां पे नदी वाला क्षेत्र हो तो वहां पे खाली पानी पानी मिलेगा चारों तरफ। तो बराबर कहाँ है? हर जगह तो अलग अलग है। हम लोग को बालू का जरूरत पड़ता है तो सोन में जाना पड़ता है कि नहीं? अगर हर जगह बालू बालू रहता हम ऐसे से बालू उठा लेते, होता नहीं था? पत्थर के लिए हम लोग को वहां पे जाना पड़ता है कि नहीं? पहाड़ में अगर हर जगह पहाड़ रहता तो ऐसे उठा लेते। हर जगह बराबर नहीं है। इसका मुख्य कारण है भूमि का बनावट। चलिए लिख लीजिए। अब देखो यहां पे ये रेगिस्तान है, केवल बालू है कि नहीं है? केवल बालू ही बालू है चारों तरफ। अगर यहां पर देखा जाए, ये देखो, ये आपका खनिज है, इसके बाद में ये पहाड़ है, ये मैदान है, खेत है। तो ये पृथ्वी अपना अपना ये पृथ्वी है जो हर जगह बराबर नहीं है। ये पृथ्वी है जो अपना हर जगह बराबर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार। अब देखो, अच्छा हम लोगों के जो क्षेत्र है, क्या हर जगह वर्षा बराबर होता है क्या? नहीं, वर्षा हर जगह बराबर नहीं होता है। हम लोग आगे क्लास में हम लोगों को बताएंगे कि वर्षा बराबर क्यों नहीं होता है, आखिर क्या कारण है। क्या भगवान जी मुंह देख के वर्षा बरसाते हैं? नहीं, कुछ कारण है उसका। मासिन राम में, मेघालय के मासिन राम और चेरापूंजी में खूब वर्षा होता है, खूब वर्षा। हम लोग की तरफ सुखाड़ पड़ता है तो कहीं कहीं बाढ़ आयल रहता है। तो वर्षा हर जगह बराबर नहीं होता है, कुछ कुछ कारण है उसका। अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई तथा स्थल रूप में सभी विभिन्नता के कारण संसाधनों का वितरण में भिन्नता है। जैसे विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्य के प्रकाश की सालों भर अधिकता होती है, जबकि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर जाने पर वहां उसकी उपलब्धता घटती जाती है। जैसे अगर विषुवत रेखीय देखिएगा, हम लोग जब पृथ्वी का संरचना पढ़ेंगे देखते हैं कब तक मिलता है, जैसे जैसे चैप्टर में मिलेगा उसी से बताते जाएंगे। तो आपको पता है कहीं कहीं बहुत ज्यादा धूप लगता है और कहीं कहीं बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। जैसे जम्मू कश्मीर बहुत ठंडा पड़ता है उन्हें। हम लोग का तो क्षेत्र बिल भी नॉर्मल है। अब देखो गर्मी लगने लगा, कुछ दिन में बहुत गर्मी लगेगा। और कहीं कहीं खूब गर्मी लगता है, कहीं कहीं तो इतना गर्मी लगता है कि हमेशा लोग लुंगी पर ही रहते हैं, मतलब कम कपड़े पहन करके।
अब जो स्वेटर टोपी हम लोग इतना पहनते हैं उतना वो लोग पहनते नहीं है, तो वो हर जगह बराबर नहीं है, ये कहीं कहीं ज्यादा है तो कहीं कहीं कम है। चलो लिख लो। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। अच्छा एक बात बताओ, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस चीज पर आधारित है? केवल आदमी पर कि तकनीक पर? तकनीक पर ना। प्राकृतिक संसाधन कैसे उपयोग किया जाएगा? टेक्नोलॉजी रहेगा तबे ना। पंखा है, अगर लाइट ना रहे कोनो फायदा है? मुंह देखो चल भी नहीं करेगा वो। सूर्य के प्रकाश है, सोलर प्लेट नहीं है, कोई फायदा है? धरती में पानी है, घरे कले नहीं खे, उस पानी का कोई फायदा है? तो प्रयोग कैसे किया जाता है? प्रयोग किया जाता है दूसरा चीज, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तकनीक की उपलब्धता एवं आवश्यकता पर निर्भर करता है। अच्छा चलो, कल भी है, सब कुछ है, प्यासे नहीं लगा है, कोई कितनो पानी दे पिएंगे हमें? वक्त देखो कहावत आता है, भूख लगे तो छूछ खा और नींद लगे तो खरहर खा। मतलब भूख लगता है तो आदमी छूछे खा जाता है कुछ, तो फाँक लेगा इसे लेके नीमक डाल के, और नींद जब आता है तो फिर तोशक रजाई नहीं खोजना है, कहीं सो जाएगा आदमी। तो वही हाल है, किस चीज पर निर्भर करता है उपयोग? तकनीक पर और आवश्यकता पर, जरूरत पर। हनुमान जी ऐसे ही फान के लंका नहीं चले गए थे, जरूरत पड़ा था, जरूरत पड़ा था। विश्व के ऐसे कई क्षेत्र हैं जो प्राकृतिक संसाधनों में संपन्न है, कुछ क्षेत्र इस मामले में अभावग्रस्त हैं। कुछ क्षेत्र इस मामले में अभावग्रस्त का मतलब कि कुछ है ये नहीं है। अफ्रीका महादेश के कई देश प्राकृतिक संसाधनों के मामले में काफी धनी है, इसके विपरीत इनके पास संसाधनों का उपयोग की तकनीक नहीं है, तो सब भूखा नंगा है, उसके पास कुछ है ये नहीं है, तो कुछ है ये नहीं है तो वो उपयोग नहीं कर पाता है। वो बुढ़िया वाला हाल है कि भीख मांग के खा रही है, अब पैसा भर के रखी है, उसको सज बढ़िया से रखी है, सब जितने भी ड्राफ्ट भेजा था वो 2-2 हजार का 10 गो ड्राफ्ट भेज ले, 1 लाख रुपए घरे पड़ल है, और खा रही है कैसे? भीख मांग मांग के। दूसरी ओर जिन महादेशों अथवा देशों के पास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की तकनीक उपलब्ध है, वो इन संसाधनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। अगर हमें संसाधनों का भरपूर उपयोग करना है तो हमें तकनीक में, टेक्नोलॉजी को क्या करना होगा? आगे करना होगा। चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट रिमार्क्स। शिक्षित एवं तकनीक रूप से विकसित समाज वाले क्षेत्रों को इन संसाधनों का उपयोग हो पा रहा है, जबकि अशिक्षित एवं विकासशील देशों में संसाधनों का सीमित विकास एवं उपयोग हुआ तो नहीं हुआ है। मतलब कोई समाज शिक्षित नहीं है, उसको पता नहीं कि उपयोग कैसे करना है, तो अपने संसाधनों का उपयोग कर पाएगा? वो कर नहीं पाएगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए दिमाग भी तो चाहिए। हम लोग इतने टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इतना, पूरा इस क्षेत्र में, इस एरिया में, इस कहीं इतना यूज नहीं होता होगा कि इस प्रकार से यूज करते हैं। उसके लिए असही थोड़ा नहीं यूज हो रहा है, माइंड लगा है, कैसे क्या क्या करना है सोचना तो पड़ेगा ना। तो जहां पर टेक्नोलॉजी का सही से प्रयोग किया गया वो विकसित हो गया, बहुत आगे जाएगा। वो जो नहीं कर रहा है, लूरे नहीं खे, तो काम खत्म, पढ़ रहा वो कंगाल है, होता है क्या है। चलिए लिख लीजिए। अब क्या बताओ, एक बात बताओ कि क्या प्राकृतिक संसाधन जब आ गया तो सब कुछ खत्म कर देंगे जल्दी जल्दी यूज करके? आज प्राकृतिक संसाधन को बचाने की जरूरत है कि नहीं है? बहुत ज्यादा है। अगर हम संसाधन के बिना, देखो पढ़ो इसको, प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर संसाधन खत्म हो जाए, सोचो पेड़ पौधे खत्म हो जाए, टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, तो फिर बर्बाद हो जाएगा पूरा, तो कल्पना भी नहीं की जाए। परंतु इन संसाधनों के उपयोग की तकनीक एवं आवश्यकता होना जरूरी है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। अब जैसे पानी का ही है, पानी खत्म हो जाएगा तब त्राही मच जाएगा।
मच जाएगा कि नहीं मच जाएगा, बर्बादी हो जाएगा पूरा। लेकिन हम लोग एक बाल्टी पानी गिरा देते हैं, जहां 1 चम्मच का पानी का काम रहता है, एक जिसे कल चलाते हैं हम लोग, इसे रोक के पीते हैं ना अंजलि में, तो क्या पूरा वो पनिया रोक के लेते हैं हम लोग? आधा तक गिर जाता है। घरे मोटर लगा होगा और कुल्ला करने के लिए भी मोटर चालू करता है आदमी, उसका पनिया सब वेस्ट जाता है कि नहीं जाता है? मोटर तो बैठा लेता है आदमी, लेकिन टंकी नहीं बैठवाता है। टंकी रहता तो कम से कम क्या होता कि मोटर चालू करते तो पनिया बाकी सब कहाँ जाके चला जाता है? टंकी में यूज हो जाता, वो बच जाता, स्टोर होता है वहां पे जाकर के। तो संसाधन का हम लोग वो क्या है, अविवेकपूर्ण उपयोग है। अविवेकपूर्ण मतलब समझ में आता है ना, बिना मतलब के उपयोग किया जा रहा है वहां पे। अब देखो, अब इतना उपयोग करने से क्या है, या तो समाप्त हो गया, फलस्वरूप या तो वे समाप्त हो गए या समाप्ति के कगार पर है, या तो खत्म होने वाला है या नहीं तो खत्म होने के कगार पर है, लास्ट चल रहा है अब, या उपयोग के लायक ही नहीं रह गए हैं। नहीं तो ऐसा हो गया है कि कोनो यूज नहीं किया जा सकता है। भविष्य में इसका भंडार होना आवश्यक है, जितना कि वर्तमान में, भविष्य में भी उतना ही चाहिए। अतः हमें संसाधनों को उपयोग पर काफी सावधानी बरतनी चाहिए। हमें संसाधनों को सही से उपयोग करना है। ये नहीं कि आपको मिला है तो फ्री में सब लूट लो, नहीं, सही से यूज करेंगे, धीरे धीरे यूज करेंगे, आगे वाले के लिए भी बचा के उसको रखेंगे, तब जाके सही से सब कुछ चल पाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 1 का पूरा चैप्टर समझ लिए हैं। अगले पार्ट में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज के लिए इतना ही।